हेलो, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेनपुरु टेम्पल। कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आकिमित्सु होता है। उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता। उसके डैड कहते हैं दो एक से बेहतर है और बहुत सारे दो से बेहतर है। क्या ज़्यादा दोस्त होना तुम्हें खुशी नहीं देगा? आकिमित्सु हाँ कहता है। उसके डैड कहते हैं इसलिए मेरे पास बहुत सारे लवर्स होने चाहिए। उसके बाद आकेमित्सु के डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो अपने क्लास के लिए लेट हो गया था। फिर वो क्लास जाता है। कुछ लड़की दौड़ रही थी जिसे दो लड़के देख रहे थे। वो आकेमित्सु को कहते हैं आओ इन्हें देखो, पर वो नहीं रुकता और चला जाता है और सोचता है कि मुझे लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। रात को वो घर जा रहा था यह सोचते हुए कि मुझे एक सिंगल लाइफ जीनी है। तभी एक ड्रम उसके ऊपर गिर जाता है जो कि एक लड़की का था और वो माफ़ी मांगती है, लेकिन आकेमित्सु उससे दूर भागने लगता है। वो अपने घर जाकर सो जाता है। तभी उसे उस ड्रम वाली लड़की की याद आती है। फिर अगले दिन आकेमित्सु स्कूल में लड़कियों को देख रहा होता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और फिर वो परेशान होने लगता है कि मुझे कैसे उस लड़की से प्यार हो गया। वो सोचता है कि ये मेरे फैमिली के वजह से हो रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे उसका दोस्त पार्टी करने के लिए बुलाता है। वो फ़ोन को तोड़ देता है। फिर वो अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता है ताकि वो एक मॉन्क बन सके। वो एक टेम्पल में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं होंगी। फिर वो अंदर जाता है जहाँ उसे वही ड्रम वाली लड़की मिलती है जिसे देखकर आकेमित्सु दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी लड़की दरवाज़ा को ज़ोर से खोलती है जिससे आकेमित्सु गिर जाता है। लड़की घबराते हुए अंदर जाती है और आते वक्त गिर जाती है। उसे देखकर आकेमित्सु भागने लगता है और पत्थर से टकराकर पेड़ में गिर जाता है। लड़की का नाम युजुकी था। दौड़ते हुए आती है और अपने कपड़े को संभाल नहीं पाती। तभी आकेमित्सु उसे प्रपोज करके शादी करने के लिए पूछ लेता है। युजुकी कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो दोनों अंदर जाकर चाय पीने लगते हैं। तभी युजुकी कहती है माफ करना, प्रीस्ट यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा था तुम आने वाले हो। आकेमित्सु सोचने लगता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। फिर आकेमित्सु बाथरूम जाने लगता है। जाते वक्त उसे आवाज आती है जो कि एक कुएं से आ रही थी। वो जाकर देखता है तो उसमें एक बिल्ली थी। आकेमित्सु उसे निकालने की कोशिश करता है पर बिल्ली निकल जाती है। वो गिर जाता है। इधर युजुकी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है लगता है जिस आदमी से मुझे मिलना था वो एक दिन पहले ही आ गया और ये मेरी पहली अरेंज मैरिज मीटिंग है। तभी दूसरी लड़की कहती है जिससे तुम मिलने वाली थी वो मेरे सामने बैठा है। तभी युजुकी सोचती है तो फिर ये कौन है। तभी एक और लड़की आती है जिसका नाम सुकुयो था। सुकुयो पूछती है क्या आज तुम्हारी मैरिज मीटिंग है? युजुकी कहती है एक भूत आ गया है। तभी पीछे से आकेमित्सु आ जाता है। गिरने की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था। दोनों लड़की डर जाती है और भागने लगती है और आकेमित्सु उनके पीछे भागने लगता है। फिर हमें दो और लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कागुरा और मिया था। तभी एक लड़की बाहर आती है और आकेमित्सु उससे टकरा जाता है। दूसरी तरफ युजुकी और सुकुयो को लगता है भूत एक ठरकी है। तभी आकेमित्सु उसके पास पहुंच जाता है और युजुकी उसे मार देती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो सभी गलतफहमी को दूर करती है। तभी आकेमित्सु को पता चलता है कि ये कोई मंदिर नहीं एक आश्रम है। सुकुयो और दूसरी लड़की आकेमित्सु से गुस्सा थी। तभी एक लड़की जिसका नाम कीकी था अपने कपड़े खोल देती है पर आकेमित्सु वहां से जाने की बात करता है और जाते वक्त सोचता है कि युजुकी शायद मुझे भूल गई है। उससे अपनी आखिरी बस भी छूट जाती है। तभी वहां युजुकी आ जाती है और कहती है चलो आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ, मैं बाकियों को मना लूंगी। पर वो मना कर देता है। युजुकी कहती है मैं हैरान थी जब तुमने उस लड़की को प्रपोज कर दिया जिससे तुम दूसरी बार मिले। आकेमित्सु कहता है तुम्हें याद है? फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। युजुकी आश्चर्य से कहती है आकेगामी। तब हमें पता चलता है कि आकेमित्सु के डैड आश्रम से पैसा लेकर भाग गए थे। आकेमित्सु कहता है मेरे डैड के लिए हुए 20 मिलियन येन मैं चुका दूंगा। आश्रम की लड़कियां गुस्सा थी। युजुकी कहती है तुम पैसा अपने शरीर से चुकाओगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो कहता है मैं सब कुछ करूंगा पैसे वापस करने के लिए।
यूजुकी थैंक यू कहती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम टेंपल क्यों जाना चाहते हो, पर मैं कह सकती हूँ तुम इसे लेकर सीरियस हो। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां सोच रही होती है कि यूजुकी को पता नहीं क्या हो गया है, हमें उसकी आंखें खोलनी होगी और उस लड़के को बाहर निकालना होगा। तभी कीकी कहती है तुम्हें उसे बहकाना होगा। सुकुयो शॉक होकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कीकी उन्हें कहती है आकेमित्सु को बहकाओ, फिर उसे लात मारकर निकाल देना और यूजुकी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो सोचती है ये कौन करेगा। कीकी कहती है जिसकी सेक्सी बॉडी है। तभी सभी लड़कियां सुकुयो की तरफ देखती है। सुकुयो मना कर देती है और कहती है कीकी तुम्हारे बूब्स भी तो बड़े हैं, लेकिन वो मना करते हुए कहती है मैं एक नन हूँ। अगले दिन आकेमित्सु जल्दी उठकर साफ सफाई करने लगता है और खाना बनाता है। तभी यूजुकी आ जाती है, जिसे देखकर वो खाना जला लेता है। ये सब सुकुयो छुप कर देख रही होती है और सोचती है मुझे इसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। सभी नाश्ता करने के लिए आते हैं और नाश्ता बहुत बढ़िया था, जिसे खाकर सुकुयो सोचती है ये हम सबसे अच्छा खाना बना लेता है। फिर वो आकेमित्सु के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश करती है और उसे कहती है मेरे पीछे आओ। आकेमित्सु चला जाता है और पूछता है ये कपड़ा क्या है। सुकुयो बताती है ये काम करने के कपड़े हैं और अब से तुम इसे पहनोगे। वो सोचती है ये कपड़े बहुत पतले हैं, नवंबर के महीने में ये इसे नहीं पहन पाएगा, लेकिन आकेमित्सु खुश हो जाता है। सुकुयो उसे अपना काम करने कहती है, पर उसने पहले ही सभी जगह साफ कर लिया था। फिर सुकुयो उसे ठंडे पानी में मेडिटेशन करने कहती है। तभी यूजुकी स्कूल से आ जाती है, जिसे देखकर आकेमित्सु को ठंड लगना बंद हो जाता है। सुकुयो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। आकेमित्सु नहा रहा था और जब वो बाहर निकलता है तो सुकुयो बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर आकेमित्सु अंदर भाग जाता है। तभी सुकुयो अपने कपड़े उतारने लगती है। उसका प्लान होता है कि आकेमित्सु मुझे देखकर एक्साइटेड हो जाएगा, तभी यूजुकी आकर ये सब देख लेगी। वो सोचती है मुझे अपनी बॉडी थोड़ी और दिखानी होगी। तभी एक बॉक्स ऊपर से गिरने लगता है और आकेमित्सु उसे बचाता है। तभी एक बॉक्स आकेमित्सु के सिर पर गिरता है और उन दोनों के बीच किस हो जाता है। तभी यूजुकी आ जाती है और ये सब देख लेती है। सुकुयो उसे समझाने लगती है, पर यूजुकी काफी गुस्से में दिखती है। फिर सुकुयो सोचती है मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। यूजुकी आकेमित्सु को जाने के लिए कहती है और वो भी चली जाती है। बाकी लड़कियां सुकुयो की तारीफ करती है कि तुमने अच्छा काम किया। सुकुयो सोचती है वो चला जाएगा, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो यूजुकी से मिलती है, पर यूजुकी उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जाकर यूजुकी को पूछती है कि क्या हुआ। यूजुकी कहती है मुझे आकेमित्सु की याद आ जाती है बिना कपड़ों के। सुकुयो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी यूजुकी कहती है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, कीकी ने उसे बताया था। वो दोनों आकेमित्सु के बारे में बात करने लगते हैं। यूजुकी कहती है वो बहुत परेशान है और वो एक अच्छा लड़का है। सुकुयो कहती है वो मेरी मदद कर रहा था। यूजुकी कहती है हमें आकेमित्सु को सभी चीज़ बतानी चाहिए। तभी कीकी कहती है आकेमित्सु अपना सामान पैक करके चला गया है। आकेमित्सु जो हुआ उसे सोचकर कहता है मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सभी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है, पर पुलिस ऑफिसर उसे भगा देता है। तभी वो अपने घर जाने का सोचता है, पर उसके घर के मालिक किसी और को घर दे दिए होते हैं। उसे बाहर रहना पड़ता है। वो फिर यूजुकी के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सुकुयो के बारे में सोचने लगता है और कहता है मुझे मेरे उधार के पैसे चुकाने होंगे। तभी यूजुकी आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने टेंपल क्यों छोड़ दिया। आकेमित्सु कहता है क्योंकि तुमने कहा था। यूजुकी कहती है मेरा मतलब बाथरूम से था और उसे समझाने लगती है कि तुम एक बच्चे हो और तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब वो आकेमित्सु से उसकी एज पूछती है। आकेमित्सु की एज 21 साल थी। तभी वो कहती है तुम मुझसे बड़े हो, मैं 17 साल की हूँ, और गुस्सा होते हुए कहती है तुम बड़े हो तो भी तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है। फिर वो कहती है कोई भी अकेले नहीं रह सकता और उसे टेंपल वापस बुलाती है। उनकी बातें सुकुयो पीछे से सुन रही होती है और फिर वो आकेमित्सु से माफ़ी मांगती है। आकेमित्सु कहता है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारे बूब्स को देखने के लिए। सुकुयो ऐसा बोलने को मना करती है
और उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें 5 लाख येन का उधार था। सुकुयो कहती है ये मेरा पहला किस था, इसलिए फिर वो लोग टेम्पल चले जाते हैं। मिया आकेमित्सु को देखकर हैरान होती है और पूछती है ये यहाँ क्या कर रहा है। सुकुयो कहती है इसका यहाँ रहना ठीक होगा। ये सुनकर मिया बेहोश हो जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ कुरागे थी। वो कहती है युजुकी ने कहा वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है नहाने के लिए। कुरागे युजुकी के बारे में बताने लगती है जिसे सुनकर सुकुयो का सिर दर्द होने लगता है। तभी आकेमित्सु कहता है तुम्हें अपने बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो युजुकी की तारीफ करने लगता है। फिर वो खाना बनाने के लिए जाने लगता है तो कुरागे उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। तभी आकेमित्सु युजुकी के बारे में पूछता है। तभी कुरागे कहती है तुम उन दोनों को नहाते हुए देखना चाहते हो। आकेमित्सु कहता है ये मैंने कब कहा। कुरागे कहती है ठरकी होना कोई बुरी बात नहीं है। युजुकी भी थोड़ी ठरकी है तो वो बुरा नहीं मानेगी अगर तुम उसे देखोगे। आकेमित्सु मना कर देता है तो कुरागे कहती है मैं मजाक कर रही थी। फिर वो युजुकी के बारे में बताने लगती है और कहती है मुझे खुशी हुई तुम वापस आ गए। ये सुनकर आकेमित्सु इमोशनल हो जाता है। तभी कुरागे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने जाती है और आकेमित्सु उसे रोकने के लिए दौड़ता है, पर वही गलती से दरवाज़ा खोल देता है। तब वो दोनों कुरागे को डांटती है। तभी मिया आकर आकेमित्सु पर चिल्लाने लगती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिया कहती है अब इस टेम्पल को मैं बचाऊंगी, फिक्र मत करो, मैं आकेमित्सु को जाने के लिए नहीं कहूँगी, मैं उसे नपुंसक बना दूंगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आकेमित्सु जोर से चिल्लाकर कहता है ये सही है। युजुकी, सुकुयो और कुरागे बाहर जा रहे होते हैं तो वो आकेमित्सु को अपना ध्यान रखने को कहते हैं और अगर मिया कुछ उल्टा सीधा करे तो उसे मुक्का मार देने को कहते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तभी मिया आती है। वो बहुत गुस्से में थी। आकेमित्सु उसे उसके नाम से बुलाता है तो मिया कहती है मैं तुमसे पहले से यहाँ रह रही हूँ तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी, पर आकेमित्सु उसे इग्नोर करके कागुरा से बात करने लगता है। मिया फिर उसे नपुंसक बनाने की बात करती है। फिर वो दोनों कटाना लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक फाइट करने का सोचते हैं। लड़ने के लिए मिया कटाना चलाती है और आकेमित्सु के बाल कट जाते हैं। वो सीरियस हो जाता है। फिर मिया उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी कागुरा एक धागा को खींच देती है जिससे मिया के कपड़े खुल जाते हैं और उसके बूब्स बाहर आ जाते हैं, जिसे आकेमित्सु पकड़ लेता है और मिया बेहोश हो जाती है और हार जाती है। कागुरो उसे पनिशमेंट देने का सोचती है और एक बुक दिखाती है जिसमें से आकेमित्सु को पनिशमेंट सेलेक्ट करने को कहती है और उस बुक को मिया को दिखाकर परेशान करती है। मिया रोते हुए मान जाती है। तब आकेमित्सु कहता है मत करो, मैं कुछ दूसरा करवाना चाहता हूँ। वो उस बुक को मांगता है पर मिया गलत समझती है। उसे लगता है वो एक रात सोने के लिए कह रहा है और उसके बूब्स को मांग रहा है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। कागुरा ये सब देखकर हंसने लगती है। फिर रात हो जाती है और आकेमित्सु सोते वक्त उस बुक के बारे में सोचने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो मिया उसके ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहती है मैं तैयार हूँ एक रात सोने के लिए। आकेमित्सु कुछ समझ नहीं पाता। फिर मिया अपने कपड़े खोलने लगती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और शर्माते हुए कहती है जल्दी करो। मिया उसे कहती है ये एक सपना है, पर कागुरा ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसे वो देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि ये असलियत है और मिया को कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तब उसे पनिशमेंट की याद आती है तो वो बताता है मुझे वो बुक चाहिए। ये सुनकर मिया फिर भाग जाती है और भागते हुए बाहर आ जाती है। फिर वो एक जगह छुपने के लिए खोजती है पर वहाँ आकेमित्सु पहले से होता है। फिर वो बाहर जाने लगती है पर कागुरा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। आकेमित्सु कहता है शायद हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम लोगों ने सेल फोन नहीं पकड़ा है। मिया उसे अपने से दूर रहने को कहती है। उसे ठंड लगने लगती है तो आकेमित्सु उसे कंबल देता है पर वो मना कर देती है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी मिया रोने लगती है। उसे रोते देखकर आकेमित्सु कंबल उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं तो मिया कहती है अभी जो कुछ हुआ और जो कुछ तुम्हारे रूम में हुआ उसे भूल जाना। आकेमित्सु जानना चाहता है वो ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी। फिर मिया उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अकेली रहती थी, उसे कोई दोस्त नहीं थे और सभी उसे इग्नोर करते थे।
तभी वे कागुरा से मिलती है जो उसे टेम्पल के बारे में बताती है। फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। ये सुनकर आकेमित्सु रोने लगता है और कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। तभी कागुरा दरवाज़ा खोल देती है और कहती है तुम्हें अब इस बुक की ज़रूरत तो नहीं है ना। तब वो दोनों एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह युजुकी झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो कागुरा को देखती है जो कैमरे में वीडियो बना रही थी। वो उसके पास जाती है तो उसे अंदर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तो कागुरा दरवाज़ा खोल देती है। तब हमें दिखता है कि आकेमित्सु और मिया वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। युजुकी कहती है ये क्या है, तो कागुरा उसे बताती है। युजुकी चिल्लाते हुए कहती है बंद करो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। तब किकी युजुकी से कहती है तुम्हारी मैरिज मीटिंग का क्या हुआ, वो आज है ना। तो आकेमित्सु और युजुकी दौड़ते हुए मीटिंग के लिए जाते हैं जो कि एक टेम्पल में थी। तब युजुकी बताती है हमारा टेम्पल खतरे में है और वो बंद हो सकता है, जिसके लिए मुझे शादी करनी होगी और उसे बचाने के लिए मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले मुझे शादी करना है। वो लोग लेट हो जाते हैं और उनकी बस छूट जाती है। तभी उन्हें एक स्कूटर मिलता है। फिर वो दोनों स्कूटर से जाते हैं। रास्ते में उनका स्कूटर बंद हो जाता है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसे वो बस समझकर बैठ जाते हैं, पर वो एक ट्रक था। युजुकी उदास हो जाती है तो आकेमित्सु उसे कहता है यही मौका है, तुम इस ट्रक में कपड़े बदल सकती हो और तैयार हो सकती हो। मैं ट्रक वाले को पैसा देकर टेम्पल ले जाने के लिए कहूँगा। मीटिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें युजुकी को दिखाया जाता है जो ट्रक में बैठे हुए सोचती है मुझे टेम्पल को बचाना है। फिर वो लोग टेम्पल पहुँच जाते हैं और उनका ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है जिसे आकेमित्सु चला रहा था। फिर युजुकी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है और कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। आकेमित्सु सोचने लगता है कि युजुकी की शादी हो जाएगी, फिर मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं होगा। तभी एक लड़की आ जाती है जो उसे टेम्पल में काम करने वाला समझकर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ युजुकी उस आदमी से मिलती है जिससे वो मिलने आई थी, जिसका नाम कोजी था। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी युजुकी आकेमित्सु को देख लेती है जो झाड़ू लगा रहा था और हैरान होते हुए सोचती है ये वही है या उसका कोई जुड़वा। उधर आकेमित्सु युजुकी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगता है, फिर अपने आप को मारने लगता है। तब युजुकी को यकीन हो जाता है कि ये वही है और सोचती है अब मैं क्या करूं। उसे परेशान देखकर आकेमित्सु सोचता है मेरे यहाँ होने से उसे प्रॉब्लम होगा, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। तभी वो लड़की जो कि एक नन थी उसे बुलाती है। युजुकी घबराई हुई होती है क्योंकि आकेमित्सु उन दोनों के साथ बैठा हुआ था। वो सोचती है ये क्या हो रहा है। तो आकेमित्सु चीज़ों को ठीक करने के लिए उस आदमी से पूछता है तुम अपने डेट में क्या करोगे। वो आदमी कहता है मैं मूवी देखना चाहूँगा युजुकी के साथ, जिससे सुनकर आकेमित्सु गुस्सा हो जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम अपना पूरा दिन कैसे बिताओगे। तो वो आदमी कहता है हम एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाएंगे। ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारी शादी हो गई तो क्या। तो वो आदमी कहता है हमारे 10 बच्चे होने चाहिए। ये सुनकर आकेमित्सु उल्टी करने लगता है और बेहोश हो जाता है। युजुकी इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो टेम्पल बंद ना होने दे और खुला रखे। कीजो कहता है तुम अभी बच्ची हो और उस टेम्पल का बंद होना ही ठीक होगा। तभी आकेमित्सु कहता है ये सब मेरे उधार की वजह से हो रहा है, मैं टेम्पल के लिए अपनी लाइफ दे दूंगा। और कीजो से मदद मांगता है। कीजो कहता है टेम्पल का बंद होना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, वो बंद हो जाएगा तो तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा। और जाते हुए कहता है टेम्पल का खुला रहने का कोई मतलब नहीं है। आकेमित्सु उन्हें रोकते हुए कहता है उसका मतलब है उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है और कहता है मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और कोजी कहता है साबित करो कि टेम्पल का खुला रहना बेहतर होगा। फिर वो युजुकी के शादी के प्रपोजल को हाँ कह देता है और कहता है मैं तुम्हें सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने दूंगा। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ वो नन होती है। वो कोजी से कहती है मैंने तुम्हें टेम्पल बंद करवाने को कहा था। कोजी कहता है उसके साथ एक लड़का था जिसके कारण ये नहीं हो पाया। तब नन कहती है वो लड़का आकिगामी का बेटा है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी आकेमित्सु कहता है तुम्हें उसका नाम इस्तेमाल करना है पर शादी नहीं करनी है, इसका मतलब मुझे टेंपल से नहीं जाना पड़ेगा। वो बहुत खुश हो जाता है। उनकी आखिरी ट्रेन मिस हो जाती है और आसपास कोई नहीं होता मदद करने के लिए और उनके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। युजुकी के पैर में मोच आ जाती है तो वो कहीं आराम करने का सोचते हैं। तभी उन्हें एक लव होटल दिखता है। युजुकी अंदर जाने का सोचती है तो आकेमित्सु शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। युजुकी काफ़ी एक्साइटेड होती है पर आकेमित्सु के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी युजुकी को एक कॉस्प्ले बुक मिलती है जिसे देखकर आकेमित्सु उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है और उस बुक को फेंक देता है। वो लोग कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी युजुकी आकेमित्सु को नहाने जाने के लिए कहती है। वो नहाने चला जाता है और युजुकी टीवी पर अडल्ट मूवी देखने लगती है। तभी आकेमित्सु नहाकर आ जाता है और युजुकी टीवी बंद करके नहाने चली जाती है पर आकेमित्सु टीवी चालू कर देता है और देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। युजुकी नहाते वक्त आकेमित्सु और आज जो हुआ उसके बारे में सोचती है और कहती है अगर आकेमित्सु मुझे चाहता है तो ठीक है। फिर वो रूम में आती है जहाँ आकेमित्सु अपने आप को चेन से बांध दिया था ताकि वो युजुकी के साथ कुछ ना कर सके। युजुकी ये देखकर उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है और सोने चली जाती है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि आकेमित्सु और युजुकी का इंतजार कर रही थी। तभी वो दोनों आ जाते हैं तो सुकुयो पूछती है तुम दोनों पूरी रात कहाँ थे? वो दोनों कहते हैं हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमें दिखाया जाता है युजुकी और सुकुयो स्कूल जा रही थी और जाते हुए पिछले रात के बारे में बात कर रही थी। तभी सुकुयो कहती है स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ एक लड़का रहता है। युजुकी कहती है ऐसा क्यों? तो सुकुयो उसे डांटते हुए किसी को बताने से मना करती है। फिर सुकुयो अपने क्लासरूम में बैठकर युजुकी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दोस्त आते हैं जो सुकुयो से पूछती है हमने सुना तुम्हारे घर एक लड़का रहता है जो तुम्हारा बीएफ है। ये सुनकर सुकुयो शॉक हो जाती है और मना करती है। तो उसके दोस्त कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम बारिश रुकने के बाद नदी किनारे एक लड़के को किस किया और घर चले गए। तो सुकुयो कहती है तुमने किसी और को देखा होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं उसने टेंपल के काम करने वाले कपड़े पहने थे। तो सुकुयो को उस दिन की याद आती है और घबराते हुए उन्हें सब समझाती है पर उसके दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं। तभी आकेमित्सु स्कूल में आ जाता है जिसे सुकुयो देख लेती है और पर्दों को बंद कर देती है। तभी सुकुयो देखती है आकेमित्सु लंच लाया है जो कि उसी का था। तो वो क्लास से भाग जाती है और आकेमित्सु के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है। आकेमित्सु जब उठता है तो वो नर्स ऑफिस में था। वो सुकुयो को उसका लंच देता है और जाने लगता है। तो सुकुयो उसको रोकते हुए कहती है बाहर पीई क्लास चल रही है, कोई तुम्हें देख लेगा और कहती है तुम्हें यहाँ छुपना होगा। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं तो सुकुयो बेड पर बैठ जाती है और आकेमित्सु बेड में सो जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारे पैर लंबे हो गए हैं। तो आकेमित्सु अपने आप को ऊपर खींचता है पर उसका सिर सुकुयो के कपड़े में घुस जाता है। तभी सुकुयो के दोस्त कहते हैं तुम आर्चरी क्लब क्यों नहीं आ रही हो? हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हम तुम्हें मिस करते हैं। सुकुयो कहती है मैं अपने फैमिली की हेल्प करने में बिजी हूँ। फिर उसके दोस्त चले जाते हैं तो आकेमित्सु निकल जाता है और पूछता है तुम आर्चरी क्लब में हो, तुमने कभी बताया नहीं। सुकुयो कहती है मुझे ठीक से नहीं आता। आकेमित्सु कहता है पर तुम तो क्लब में जाती ही नहीं हो और कहता है अब से मैं मदद करूंगा घर के सभी काम करने में और वहां से जाने लगता है। सुकुयो उसे रोकने जाती है पर वो लोग गिर जाते हैं। तभी सुकुयो के दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। अगले सीन में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रही थी कि कैसे युजुकी आर्चरी क्लब को छोड़ने का सोचती है ताकि वो टेंपल की देखरेख कर सके। इसके बाद हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो झाड़ू लगा रहा था। तभी युजुकी आ जाती है जो कि एक बो पकड़ी हुई थी और उससे पूछती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? फिर युजुकी उसे बताने लगती है। फिर आकेमित्सु सुकुयो के पास जाता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। तो आकेमित्सु खुद को रस्सी में बांधकर खिड़की से लटक जाता है पर वो रस्सी गले में फंस जाती है तो सुकुयो उसे बचाती है। आकेमित्सु कहता है मैंने सभी काम कर लिया है तो तुम
तुम अब आर्चरी क्लब जा सकती हो। सुकुयो कहती है मुझे नहीं करना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आकेमित्सु कहता है तो तुमने क्लब क्यों नहीं छोड़ा। तो सुकुयो गुस्सा होकर चली जाती है और गलती से आर्चरी क्लब पहुंच जाती है। फिर वो वहां प्रैक्टिस करने लगती है तो आकेमित्सु जोर से चिल्लाता है क्या बात है। उसे देखकर सुकुयो घबराते हुए भाग जाती है। आकेमित्सु उसके पीछे जाता है और वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। सुकुयो कहती है मैंने आर्चरी करना शुरू किया युजुकी को देखकर। युजुकी भी आर्चरी करती थी, वो मुझसे बेहतर थी और पॉपुलर भी। उसने आर्चरी छोड़ दिया। वो युजुकी की तारीफ करने लगती है कि उसने हमारे और टेम्पल के बारे में सोचा और हाई स्कूल में होकर शादी करनी चाहिए टेम्पल के लिए, तो मैं आर्चरी कैसे कर सकती हूँ। आकेमित्सु उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे टेम्पल में ले जाता है जहाँ युजुकी आर्चरी कर रही थी, पर युजुकी ठीक से नहीं कर पाती। उसे देखकर सुकुयो खुश हो जाती है। आकेमित्सु कहता है 1 साल के बाद भी वो ठीक से नहीं कर पाती। युजुकी कहती है मुझे ठीक से आर्चरी नहीं आती, इसलिए मैंने क्लब छोड़ दिया। फिर वो दोबारा कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती, जो देखकर सुकुयो शॉक होती है। फिर वो दोनों सभी बात क्लियर कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुकुयो नहाने जा रही थी, पर वहाँ आकेमित्सु पहले से था। वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है मैं अब आर्चरी क्लब जाऊंगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है तुम्हें खुश करने के लिए। ये सुनकर सुकुयो दरवाजा खोल देती है और अपने बूब्स को दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारे वजह से हुआ जब हम नर्स ऑफिस में थे। और कहती है क्या मैं तुम्हारा उधार बढ़ा दूं। आकेमित्सु कहता है मैं कुछ भी करूंगा। सुकुयो उसे अपना आंख बंद करने को कहती है। वो उसे किस करने लगती है पर वो उसके सिर पर ठरकी लिख कर चली जाती है। अगले दिन सुकुयो आर्चरी क्लब में होती है, तभी आकेमित्सु उसका लंच लेकर आता है। तो सुकुयो के दोस्त फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। सुकुयो कहती है ये मेरा बीएफ नहीं है, ये मेरे फैमिली का हिस्सा है। उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पाते। फिर हमें कुरागे को दिखाया जाता है जो डायरी में कुछ लिख रही थी और सोचती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अगले सीन में हमें युजुकी को दिखाया जाता है जो नहा कर आ रही थी, तभी उसे एक वजन करने वाली मशीन दिखती है तो वो अपना वजन चेक करने लगती है। फिर वो एक मीटिंग बुलाती है और कहती है मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसका कारण है आकेमित्सु के हाथ का खाना। बाकी लोग भी उसके बात से सहमत थे। वो कहती है हमें इसका कुछ करना होगा। मिया कहती है हमें एक नया मशीन खरीदना चाहिए। युजुकी कहती है ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मिया फिर कहती है हमें मीट खाने के बजाय सब्जियां खानी चाहिए। युजुकी कहती है हमारे पास कम पैसे हैं। तभी सुकुयो कहती है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। युजुकी कहती है हम सभी कल से एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग हाँ कहते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं जिसे कुरागे कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर सभी अपने अपने काम करने चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है, सभी बहुत थके हुए थे। युजुकी कुरागे से कहती है तुम वर्कआउट क्यों नहीं करती। कुरागे कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपना फिगर मेंटेन करना आता है। युजुकी कहती है अब आखिरी रास्ता बचा है डाइटिंग। सभी हैरान हो जाते हैं। सुकुयो कहती है क्या हमें आकेमित्सु की मदद नहीं लेनी चाहिए। युजुकी कहती है हाँ आकेमित्सु को कम खाना बनाना होगा। सुकुयो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम डाइटिंग करेंगे तो। सभी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कुरागे कहती है आकेमित्सु हमारे फैमिली का हिस्सा है, उसे हमेशा यहाँ रहना चाहिए। तुम उससे शादी कर लो तो वो हमेशा यहीं रहेगा और उसके हाथ का खाना बहुत बढ़िया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कुर्बान कर सकती हूँ। सुकुयो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम क्यों शादी नहीं कर लेती उससे। कुरागे हाँ कहती है और आकेमित्सु को पटाने जाने लगती है तो युजुकी और सुकुयो उसे रोकती है। तभी आकेमित्सु आता है जो उनके लिए मिठाई बनाकर लाया था। वो देखकर सभी खुश हो जाते हैं और मिठाइयाँ खा लेते हैं। आकेमित्सु खाना बना रहा था, तभी युजुकी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम खाने में मूली डाल सकते हो, और फिर चली जाती है। तभी आकेमित्सु उसे एक कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखता है। वो सोचता है क्या ये मुझे मारना चाहती है। वो सोचता है मुझे युजुकी के मूड को ठीक करना होगा, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आकेमित्सु युजुकी को देखता है पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। फिर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे युजुकी दिखती है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तब उसे समझ आता है वो कुल्हाड़ी लेकर ट्रेनिंग करती थी। तभी किकी आकेमित्सु से कहती है क्या तुम भी ट्रेनिंग करना चाहोगे। आकेमित्सु कहता है क्या सच में, पर मेरा उधार अभी बाकी है। किकी कहती है तुमने टेम्पल के लिए बहुत कुछ किया है,
तो क्यों नहीं। आकिमित्सु मान जाता है। तभी मिया आ जाती है और वो भी ट्रेनिंग करना चाहती है। आकिमित्सु खुश हो जाता है, जिसे देखकर युजुकी उदास लगती है। सुकुयो स्कूल से घर आती है तो आकिमित्सु और मिया उसे ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी वहाँ कीजो आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कीजो टेम्पल और युजुकी के फैमिली को देखने आया था, साथ ही आकिमित्सु से बात करने। कीजो कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी बुरा है। कीकी कहती है, ऐसा है तो यहाँ से चले जाओ। आकिमित्सु सोचता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कीजो कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली कीकी। और युजुकी को कहता है, तुम अभी तक प्रीस्ट नहीं बनी। कीकी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं इसकी मास्टर हूँ, तुम 6 महीने बाद आना और देखना। कीजो कहता है, 3 महीने में करो। कीकी कहती है, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। कीजो कहता है, नहीं कर सकते तो मैं शादी नहीं करूँगा।